राम राम भाइयों। कल के वीडियो में हमने देखा पार्ट 1 में कि सेंटेंस क्या होता है, लेटर क्या होते हैं और वर्ड क्या होते हैं। लेटर कैसे होता है, लेटर क्या होता है। तो इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे छोटी इकाई होती है लेटर। ए से जेड तक ये सभी लेटर है। मतलब इंग्लिश के लिए इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई है लेटर। लेटर के समूह से वर्ड बना, वर्ड के समूह से वाक्य बना, और वाक्य कैसे बना तो हमने बताया था आपको कि किसी भी भाषा को बोलने के लिए उसकी इकाई को जानना, उसके बेसिक को जानना, और उसके बेसिक के अनुसार उसको सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सेंटेंस में क्या क्या होता है, हम लोग इंग्लिश में देख रहे हैं। तो इंग्लिश में देखते हैं सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, सेंटेंस में क्या क्या होता है। आइए देखते हैं। तो सेंटेंस सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस सेंटेंस हमने आपको बताया था कि वर्ड के समूह को या फिर दो या दो से अधिक वर्ड अगर मिलते हैं तो सेंटेंस बनता है। सेंटेंस से ही मान लीजिए हम किसी से बात कर रहे हैं तो उसको हम लेटर, कुछ लेटर्स कर बात को कर नहीं सकते। मान लीजिए हम उसको कहते हैं सी ए डी, तो ऐसे तो बात तो पूरा नहीं होगा। हमको उससे बात करनी है तो कुछ वाक्य बोलना पड़ेगा, हमको कुछ बोलना पड़ेगा। तो हम लोग एक लेटर में तो नहीं बोल पाएंगे। और हम लोग वर्ड में भी अगर बोलते हैं तो मान लीजिए हम बोलते हैं कि राम तुम अच्छे लड़के हो, तो ये तो पूरा सेंटेंस हो गया। अगर हम उसे वर्ड में बोलते हैं कि राम, तो इससे तो पूरा अर्थ नहीं निकलता है, उससे बात नहीं हो पाएगा, वर्ड से नहीं बात हो पाएगा। तो बात करने के लिए हमें सेंटेंस की आवश्यकता होती है। तो सब कुछ में हर भाषा में सेंटेंस होता है। तो आज इंग्लिश भाषा में सेंटेंस देखते हैं कि सेंटेंस इंग्लिश भाषा में कितने प्रकार के होते हैं। तो इंग्लिश भाषा में सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। मतलब बोलने में कितने प्रकार के वाक्य होते हैं। तो बोलने में देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। तो जिसमें पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। तो इसको एक एक करके देखेंगे कि इसमें क्या क्या कहता है, क्या क्या इसमें रूल है, इसमें क्या आएगा तो पता चलेगा। सेंटेंस में क्या आएगा तो पता चलेगा कि ये असर्टिव सेंटेंस है। सेंटेंस में और क्या आएगा कि इंट्रोगेटिव पता चलेगा, और क्या आएगा कि इंपरेटिव का पता चलेगा। वैसे ही इन दोनों का पता कैसे चलेगा। तो सेंटेंस को हम देखेंगे कि उसमें क्या आ रहा है जिसके वजह से वो इसमें से कोई एक हो रहा है। तो सेंटेंस 5 ही प्रकार के होते हैं, तो इसमें से ही कोई एक होगा। तो सेंटेंस आपने देखा कि सेंटेंस किसी भी दो या दो से अधिक वर्ड को मिलाकर एक सेंटेंस बनता है, और जो पूर्ण भाव प्रकट करे। पूर्ण भाव प्रकट करने का मतलब होता है पूर्ण अर्थ दे। मतलब कोई हम सेंटेंस लिखते हैं जिसका कुछ अर्थ हो तो ही वो सेंटेंस सही है और वो सेंटेंस है। और मान लीजिए हम लोग राम इज अ गुड बॉय, तो राम इज अ गुड बॉय इसमें सब सही है, सही अर्थ प्रकट कर रहा है, तो वो सेंटेंस सही है। ठीक है। और हम यहीं पे लिखते हैं और कुछ मतलब बदल कर उसको ही लिख देते हैं कि इज राम बाय गुड, ऐसे उल्टा पुल्टा लिख देते हैं, तो उसका सही अर्थ नहीं निकलेगा। तो वो सेंटेंस गलत है, तो सेंटेंस नहीं है। तो ये सेंटेंस वही होगा जो पूर्ण भाव प्रकट करेगा, जो पूर्ण अर्थ देगा। ओके, तो देखते हैं कि सेंटेंस आपको बताए हैं कि बात करने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, वाक्य प्रयोग करते हैं, तो वाक्य की सहायता से ही हम बात कर पाते हैं। अगर वाक्य नहीं होगा तो वर्ड से तो बात नहीं हो पाएगा। जो जिससे हम बात करते हैं उसी सबको अगर जोड़े तो वो वाक्य है। सभी वाक्य से ही हम बात करते हैं किसी से भी। तो सेंटेंस के 5 प्रकार हैं। आइए देखते हैं एक एक करके। तो देखते हैं असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस क्या कहता है, तो जो वाक्य के कथन को व्यक्त करता है। मतलब कोई कुछ कह रहा है तो उसको व्यक्त करता है, जो कहते हैं वैसे ही व्यक्त करता है, जिसमें सामान्यतः पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट मतलब जो बोल रहा है वो सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, और फिर अन्य पद। वाक्य के अंत में फुल स्टॉप आता है।
देखते हैं, जैसे कोई एक सेंटेंस है, जैसे आई एम गोइंग स्कूल। तो इसमें देखिए समानता पहले सब्जेक्ट आता है, तो ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब है, फिर वर्ब आया, तो उसके बाद अन्य पद, मतलब ये अन्य पद मतलब ये ऑब्जेक्ट भी आएगा, उसके बाद यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगेगा, तो ये सेंटेंस हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की पहचान है कि उस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद जो अन्य पद जो और भी होगा सेंटेंस में वो आएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा, लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा। आइए और एक देखते हैं, रिया इज नॉट अ बैड गर्ल। इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, तो उससे छोड़िए, हम लोग जो ध्यान दे रहे हैं, तो रिया इज नॉट अ बैड गर्ल, तो सब्जेक्ट और वर्ब इसमें नहीं है, तो मान लीजिए वर्ब को छोड़िए, वर्ब नहीं है तो कहते हैं वर्ब के बाद जो है अन्य पद, मतलब जो और जो है वो लिखेंगे, तो सब्जेक्ट के बाद जो है वो लिख दिए और लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा, तो ये सेंटेंस पूरा होगा। और इस सेंटेंस में इसकी पहचान यही है कि इसके लास्ट में फुल स्टॉप आया है, सब्जेक्ट आया है, इसमें वर्ब नहीं है तो वर्ब नहीं लिख रहे हैं, लेकिन और जो पद है वो लिख रहे हैं। तो असर्टिव सेंटेंस की पहचान यही होती है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और उसके बाद उसमें वर्ब है, वर्ब आएगा, और उसके बाद अगर कोई और पद है, मतलब और कुछ दिया हुआ है, कुछ और राशि दिया हुआ है तो वो आएगा, और उसके बाद फुल स्टॉप, अंत में फुल स्टॉप जरूर लगेगा, तो उसकी पहचान होगी इसी से। तो ये सब रहेगा, तो असर्टिव सेंटेंस होगा। आइए आप देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और इस सेंटेंस की पहचान कैसे होती है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसकी डिफिनीशन देखते हैं क्या होता है। जिस वाक्य द्वारा प्रश्न किया जाता है, मतलब प्रश्न करने का बोध होता है, तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और जिस वाक्य के शुरू में इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे इंट्रोगेटिव वर्ड क्या क्या होते हैं, जैसे हु, व्हेन, व्हाई, which, how, what, etc। मतलब ऐसे ही और भी इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, ये एग्जांपल के लिए इतना लिए हैं, तो इतने सब ये सब इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान यही होती है कि उसमें इंट्रोगेटिव वर्ड जरूर आएंगे। तो एक सेंटेंस हम लिखते हैं जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड आता है, तो वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव वर्ड होता है और अंत में क्वेश्चन मार्क होता है, इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क। यही क्वेश्चन मार्क अगर उस सेंटेंस के अंत में होगा तो उस सेंटेंस की पहचान इसी से होती है कि वो क्वेश्चन मार्क है, तो मतलब वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो इसमें प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। अगर ये क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो सेंटेंस भी गलत हो जाएगा, सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। तो जिस वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क और उस वाक्य में अगर इंट्रोगेटिव वर्ड प्रयुक्त हुआ है
तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड प्रयुक्त हुआ है, ये है, यही है इंट्रोगेटिव वर्ड, यही है इंट्रोगेटिव वर्ड, और ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है और ये इंट्रोगेटिव वर्ड। तो इसकी पहचान इसी से होती है कि इसमें शुरू में इंट्रोगेटिव वर्ड होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, तो इसकी पहचान इसी से होती है। एक और देखते हैं, वाई आर यू गोइंग, तुम क्यों जा रहे हो। तो इसमें ये हो गया इंट्रोगेटिव वर्ड, ये हो गया इंट्रोगेटिव वर्ड और ये क्वेश्चन मार्क। तो ये इसका पूरा सेंटेंस हो गया और ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसकी पहचान इसी से होती है। आइए अब देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है, वाक्य में क्या आएगा कि ये, जिससे हम लोग पता लगाएंगे कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान करने के लिए हम लोग देखते हैं, जिस वाक्य से आज्ञा, अनुरोध, सलाह, परामर्श और इसी सभी का भाव प्रकट होता हो, तो उसमें अगर वो इन सभी का भाव प्रकट होता हो तो वो सेंटेंस होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो वो सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। ऐसे वाक्यों में सामान्यतः यू छिपा होता है। छिपा रहता है का मतलब ये होता है ना कि जैसे मान लीजिए हम कहते हैं गिव मी पेन, देखिए गिव हिम पेन, मतलब हम लोग यू छिपा रहता है का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हम लोग आई की जगह पर मी प्रयोग किए और ही के जगह पर हिम प्रयोग किए, वैसे यू के जगह पर भी हिम ही प्रयोग करेंगे या फिर हिज प्रयोग करेंगे, तो हिज प्रयोग करेंगे या फिर हिम प्रयोग करेंगे। तो यही होता है कि यू साइलेंट, यू मतलब नहीं छिपा रहता है का मतलब यही होता है कि यू के जगह पर हम लोग दूसरा प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट जो पहला स्थान पर होता है वो पहला स्थान पर नहीं जाकर दूसरे मतलब लास्ट में या फिर बीच में रहता है, तो वो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। और इसके लास्ट, इसके वाक्य के अंत में फुल स्टॉप जरूर होता है। तो इसकी पहचान ऐसे होती है कि अगर उसके अंदर आज्ञा, अनुरोध, सलाह तथा आदेश का और भाव प्रकट हो तो वो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस और लास्ट में फुल स्टॉप जरूर होगा। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दो। तो इसका मतलब ये है, इसमें आदेश का या फिर आज्ञा तो नहीं है, आदेश का इसमें भाव प्रकट हो रहा है, तो ये है इंपेरेटिव सेंटेंस। अगर इसमें है तो है, अगर ये इसमें ये नहीं रहता कि आदेश का भाव प्रकट अगर नहीं रहता तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं होता। तो इसमें पहचान इसका यही है कि इसमें आज्ञा, अनुरोध, सलाह तथा आदेश का भाव प्रकट हो तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। अगर वो इसमें है तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, अगर नहीं रहता तो नहीं होता। तो इसका हिंदी निकालेंगे तो इसका हिंदी होगा मुझे गिलास पानी दो। तो ये आज्ञा दे रहा है, आदेश दे रहा है, तो वही है ये है इंपेरेटिव सेंटेंस और अंत में फुल स्टॉप जरूर होगा, तो ये हो जाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस आपको समझ में आया। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है, आइए देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है, वाक्य में क्या ऐसा आएगा जिससे पता चलेगा कि वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे होती है, तो इसका पहचान इसका डिफिनेशन से करते हैं, जिस वाक्य से आज्ञा, अनुरोध, सलाह, आदेश का भाव प्रकट हो, ऐसे वाक्यों में सामान्यतः यू छिपा होता है
और अंत में फुल स्टॉप होता है। इसका मतलब यह है कि जिस वाक्य में आदेश, आज्ञा, आदेश, सलाह, परामर्श और ये अनुरोध का भाव प्रकट हो तो वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो ये इन सभी में से कोई अगर आ जाए सेंटेंस में तो समझ जाइए कि वो इंपरेटिव सेंटेंस है। और इसकी पहचान क्या होती है कि उस वाक्य के अंत में, उस सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप होगा और इसमें यू छिपा होगा। इसका अर्थ ये है कि मान लीजिए यू छिपा का मतलब ये है कि यू के स्थान पर दूसरा कुछ प्रयोग करेंगे और अंत में प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं करेंगे। सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट कहाँ होता है? शुरू में होता है, तो शुरू में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं गिव मी पेन, तो हम आई के स्थान पर हम लोग मी प्रयोग किए। और ऐसे ही और देखते हैं गिव हिम पेन, अब यू के जगह पर हम लोग हिम प्रयोग किए। यू छिपा है, यू के स्थान पर हम लोग हिम प्रयोग किए। तो इसका अर्थ यही है, हिम यू छिपा का मतलब यही होता है, यू नहीं आएगा शुरू में सब्जेक्ट के स्थान पर, उसके स्थान पर दूसरा कुछ लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे, पहले नहीं लिखेंगे। सब्जेक्ट पहले यू, आई ये सब नहीं आता है, ठीक है। तो और ऐसे ही और एग्जांपल देखते हैं। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, इसका मतलब है कृपया आप मेरी मदद करें, कृपया आप मेरी मदद करें। तो इसमें क्या हो रहा है कि इससे अनुरोध कर रहा है, अनुरोध मतलब विनती कर रहा है। तो इसमें विनती कर रहा है, अनुरोध कर रहा है, तो ये इसमें इसका भाव यही प्रकट हो रहा है कि वो विनती कर रहा है। तो विनती करने वाला, आज्ञा, अनुरोध, सलाह और आदेश, इन चारों में से कोई एक आ जाए, कोई भी सेंटेंस के अंदर आ जाए तो उसकी पहचान वैसे ही हो जाएगी कि वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इसमें आ रहा है अनुरोध का, अनुरोध का आ रहा है, तो ये हो जाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस। इसमें से कोई आ जाए तो समझ जाना वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप होता है, यहाँ पर फुल स्टॉप होगा तो वो सेंटेंस सही होगा। जैसे और लिखते हैं एक, ब्रिंग मी a glass of water, bring me a glass of water, मुझे एक गिलास पानी दो। तो इसमें आज्ञा देने का भाव प्रकट हो रहा है, तो ये इसमें आज्ञा देने का भाव प्रकट हो रहा है, तो इन चारों में से एक है इसमें, तो ये हो जाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस। और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप है, ये फुल स्टॉप है, तो ये क्या हो गया? इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। इंपेरेटिव सेंटेंस की यही पहचान होती है कि इसमें सलाह, आज्ञा, अनुरोध, विनती ये सब आएगा तो समझना कि वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। और वाक्य के अंत में क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा। और यू के स्थान पर हम लोग, यू छिपा रहता है, इसके स्थान पर दूसरा कुछ प्रयोग करते हैं, हिम प्रयोग करें या ही प्रयोग करें। तो जैसे आई भी छिपा रहता है तो आई की जगह मी लिखते हैं, और वो आपके शुरू में नहीं अंत में प्रयोग होता है। तो आपने देखा इंपेरेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? आइए अब देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे होती है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में ऐसा क्या आएगा जिससे इसकी पहचान होगी कि वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए इसके पहले डिफिनीशन को समझते हैं। इसका डिफिनीशन, जिस वाक्य से श्राप, आशीर्वाद या इच्छा का भाव प्रकट हो, सामान्यतः में से प्रारंभ होता है। ये सेंटेंस में से प्रारंभ होता है और एक्सक्लेमेशन मार्क से समाप्त होता है। मतलब जहां पर हम लोग फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क लगाते थे, ये एक्सक्लेमेशन मार्क से समाप्त होगा। कुछ वाक्य में छिपा रहता है, फिर भी वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब है कि कोई किसी वाक्य में से चालू कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं
और वो में से शुरू कर रहे हैं और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर वो सेंटेंस को खत्म कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, ठीक है, और में से चालू है। लेकिन अगर कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें में ना लगाए तो भी उसका अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जैसे ही रहता है। तो जैसे हम कुछ उदाहरण देते हैं, मे यू या मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दीर्घायु बनाए। तो इसका मतलब है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु बनाए, तुम्हें आशीर्वाद दे, ईश्वर आशीर्वाद दे। तो इसमें आशीर्वाद देने का भाव प्रकट हो रहा है, तो ये है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, और इसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर रहेगा, तभी इसकी पहचान होगी कि ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। और इसमें में रहेगा अगर तो, और इसमें आपको बताएं कि में नहीं भी रहता है फिर भी अगर उसके वह अर्थ में परिवर्तन ना हो, तो ऐसा भी होता है कि उसमें उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है जब में नहीं रहता है तब भी। तो कैसे, मान लीजिए इसी को मनाते हैं, गॉड ब्लेस यू, तो इसमें इस गॉड ब्लेस यू लिखते हैं फिर भी इसका अर्थ वही होता है, और मे गॉड ब्लेस यू लिखते हैं फिर भी उसका अर्थ यही प्रकट होता है। तो जिसमें श्राप, आशीर्वाद और इच्छा का भाव प्रकट हो तो वो कौन सा सेंटेंस कराता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कराता है, और जिसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क हो, एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए। देखिए इसको कहते हैं फुल स्टॉप, इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क, तो इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये कुछ चिन्ह होते हैं जो वाक्य के अंत में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये तो आपने को बताया, इंपरेटिव में प्रयोग होता है फुल स्टॉप लास्ट में, अंत में, और असर्टिव में भी होता है। और ये क्वेश्चन मार्क किसमें होता है, इंट्रोगेटिव में होता है, और ये होता है कौन सा है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अब आएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसमें भी उसके वाक्य के अंत में भी एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यह है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की पहचान ये है कि उसमें आशीर्वाद और श्राप इस सभी का बोध प्रकट हो तो वो होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, और इस वाक्य में से शुरू होता है, और कुछ कंडीशन में न रहा फिर भी उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे वो भी वाक्य सही है। और समानतः लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, कुछ वाक्यों में छिपा रहता है, वही फिर भी वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और सेंटेंस की पहचान यही है कि उसमें श्राप, आशीर्वाद या इच्छा का भाव प्रकट हो जाए, उसका हिंदी निकालेंगे, और उसमें अगर श्राप, आशीर्वाद और इच्छा का भाव प्रकट हो जाए तो वो होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। आइए अब देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान क्या होती है? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान जिस वाक्य से प्रशंसा, दुख, आश्चर्य घिरी हुई तथा प्रशंसा का बोध हो वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लास्ट में, वाक्य के अंत में, या फिर मान लीजिए हम कहते हैं अल्लाह और वाव, हुर्रे,
तो इस इन तीनों के बाद इन तीनों की अगर हम इसमें बात करते हैं, तो अगर ये वर्ड कोई आता है उसमें पहले, तो सबसे ये लिखते हैं, तो इसके बाद ही तुरंत बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क प्रयोग करते हैं। ना कि मान लीजिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं, वाव इट इज वेरी ब्यूटीफुल, यह बहुत ही सुंदर है। वाव, ये बहुत ही सुंदर है। अब यहाँ पर ये होगा कि नहीं, एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर होगा कि नहीं, यहीं पर, यहाँ पर नहीं होगा। कहाँ पर होगा? अगर हम बताएं आपको इन तीनों में से कोई आ जाए तो उसके तुरंत बाद ही एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग इसका प्रयोग यहाँ पर करेंगे, तो ये सही होगा, उचित होगा। अगर यहाँ पर करते हैं तो गलत हो जाएगा। और यह इतना करने के बाद यहाँ पर ना फुल स्टॉप, ना क्वेश्चन मार्क और ना ही एक्सक्लेमेशन मार्क, केवल यहीं पर रहेगा और ये कंप्लीट हो जाएगा अपना सेंटेंस। और ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, क्योंकि इसमें वाव इट इज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब इसमें आश्चर्य का बोध प्रकट हो रहा है। अगर किसी सेंटेंस में प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, घृणा तथा प्रशंसा की अगर बोध हो, उसका भाव प्रकट हो उस सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। अब इसमें देखते हैं कि ये यहाँ पर प्रयोग हुआ है, और ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें ये यहाँ पर वाव के जगह पे ना, वाव बीच में ना प्रयोग हो, एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में प्रयोग हो। तो ऐसा सेंटेंस what a beautiful night what a beautiful night is। इसमें आश्चर्य का बोध हो रहा है, आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है, लेकिन इसमें से कोई नहीं है, आवाज नहीं है, वाव है ना हुर्रा है, तो इसमें नहीं है। तो इसमें कहाँ प्रयोग करेंगे? यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पर लास्ट में, वाक्य के अंत में करेंगे, सेंटेंस के लास्ट में करेंगे। तो एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में प्रयोग करेंगे। कब? जब इसमें अल्लाह, वाव और हुर्रे का भाव प्रकट ना हो, तब अल्लाह, वाव और हुर्रे अगर इसमें शब्द में ना हो, इस सेंटेंस में ना हो, तो वाक्य के अंत में हम एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करेंगे। और इन तीनों में से अगर कोई हो तो उसके तुरंत बाद हम प्रयोग करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इन चारों में से अगर कोई एक भी अगर सेंटेंस में आता है, तो वो सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये हमारा सेंटेंस का टॉपिक आज समाप्त हुआ। और इसमें से आपको कुछ भी अगर ना समझ में आया हो, तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम जल्दी ही रिप्लाई देंगे। और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत किया आज। तो आप कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। और तब तक के लिए राम राम, मिलते हैं अगले वीडियो में।